नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ आपके साथ और हमारे मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देखिए, आज 4-5 खबरें हैं तो हम सबको तफसील से डिटेल में बात करने के लिए हर आधे घंटे में एक एक सेगमेंट हमने उनको दिया है। पहले बिहार की बात करेंगे, फिर उसके बाद दिल्ली धमाके में जो अपडेट आ रहा है वो आपको बताएंगे, फिर पाकिस्तान में मची दहशत के बारे में आपको बताएंगे और पाकिस्तान में भी कल एक बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद वहां क्या हो रहा है और भारत पर उसकी तोहमत देने की तैयारी कैसे वहां की जा रही है वो बात भी करेंगे। ट्रंप साहब को कुछ अकल ठिकाने आई। अभी H1B पर उन्होंने बहुत कुछ किया, बोला, फीस बढ़ाई। अब वो इंटरव्यू में कहते फिर रहे हैं भाई H1B के जरिए हमको विदेशी टैलेंट तो चाहिए क्योंकि हमारे लोगों में स्किल नहीं है, टैलेंट तो नहीं है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता जो आदमी 2 साल से बेरोजगार है मैं उसको कहूँ कि वो मैंने उस फैक्ट्री से आदमी निकाल दिया, वहां जाके नौकरी कर लो, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब मतलब रियलिटी डॉन्स जिसे कहते हैं वो उनके साथ हो गया है। लेकिन ये शुरुआत करते हैं हम बिहार से, क्योंकि कल दूसरे फेज की पोलिंग हुई और एग्जिट पोल आए। उसमें त्रिपाठी जी से तो कल हमारी बात हो गई थी शाम को प्रोग्राम में, बाकी मेहमानों की राय उस पर नहीं आई है। देश के ज्यादातर सर्वे एजेंसीज के एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए को जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ एक बार फिर सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। इंडिया टीवी और मेट्राइज के नंबर्स हम आपको कल दिखा चुके हैं, लगातार आप उस पर हमारा एनालिसिस भी सुन रहे हैं। मेट्राइज एग्जिट पोल में एनडीए को बिहार में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिलती हुई दिखाई गई है। बिहार की कुल 243 सीटों में से एनडीए को 147 से 167 सीटें तक मिलने का अनुमान है। मतलब बिहार में एक बार फिर जबरदस्त मेजॉरिटी के साथ नीतीश कुमार और मोदी की सरकार बन सकती है। महागठबंधन की बात करें तो इस सर्वे में 70 से 90 सीटों के बीच सारी ऑपोजिशन पार्टियां सिमटती हुई दिख रही हैं, जबकि बाकी पार्टियों के हिस्से में 2 से 8 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। इसमें जनसुराज भी है और असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। लेकिन सिर्फ हमारा सर्वे नहीं, क्योंकि अब एक बार जब सर्वे आ जाते हैं तो फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, चाहे कहीं भी हुई हो, किसने भी की हो, तो क्योंकि सब लोग देख लिया तो हमने सारे सर्वे निकाले और सब सर्विस का एक महापोल वो भी आपके लिए तैयार किया। जैसे इसमें चाणक्य स्ट्रैटेजीज का एक सर्वे है, इसमें एनडीए को 130 से 138 सीटें बताई गई हैं, महागठबंधन को 100 से 108, अन्य को 3 से 5 सीट। दूसरी एजेंसी है पोल स्ट्रैट, इसने बताया एनडीए 133 से 148, महागठबंधन 87 से 1 से 2। फिर पोल डायरी एक एजेंसी है, इसने तो मतलब कमाली नंबर दिए हैं। पोल डायरी के सर्वे में एनडीए को शुरुआती 184 सीट से की गई है, 184 से 209। तो जो 2010 का इलेक्शन याद दिला रहे हैं, यह सर्वे कह रहा है कि यह बिल्कुल वैसा ही है सीटों के मामले में। ऑपोजिशन की सारी पार्टियां मिलकर 32 से 49 सीट पर सिमट जाएंगी, ऐसा इसका कहना है सर्वे का। 50 सीट भी नहीं आएगी, अन्य को 1 से 5 सीट। जेवीसी एक एजेंसी है, इन्होंने एग्जिट पोल किया, इन्होंने 135 से 150 सीट दी हैं एनडीए को, महागठबंधन को 88 से 103 दी हैं और जनसुराज समेत सारी अन्य दलों को 3 से 7 सीटें। डीवी रिसर्च का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए। इनकी सर्वे में एनडीए को 137 से 150 सीटें, महागठबंधन को 83 से 98 और अन्य को 6 से 10 सीटें मिली हैं। अब इन सबका अगर आप एक पोल ऑफ पोल तैयार कर लें तो एक निष्कर्ष जो निकलता है सारे पोल्स का एक औसत निकालने के बाद, उसमें एनडीए की मेजॉरिटी बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देती है कि शुरुआत 145 से, अगर और कंजर्वेटिव आपको जाना है तो मिनिमम 135 ही मान लें आप। 135 से नीचे कोई इक्का दुक्का ऐसा सर्वे कोई आया जिसने बताया हो कि उससे नीचे जाएगी या क्लोज कॉन्टेस्ट होगा या क्लोज कॉन्टेस्ट में महागठबंधन आगे होगा, वरना 99% सर्वे कह रहे हैं कि इनकी सरकार बन जाएगी। और पोल ऑफ पोल्स में महागठबंधन को 77 से 92 सीटें मिलती हुई जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। तो ये लब्बो-लुबाब एक बार मैंने आपको दिया ताकि इस पर हम लोग बात एक बार नए सिरे से कर सकें। तो प्रोफेसर साहब, क्या कहना है आपका इस पर? कोई एक सर्वे कह रहा है कि 200 के पार भी जाएगी और एक ही मेरी नजर में ऐसा आया जो कह रहा है कि महागठबंधन की सरकार भी बन सकती है। इनके अलावा बाकी सारी एजेंसियों का मानना 135-140 से शुरुआत करेगा एनडीए। देखिए, यदि ऐसा लगता है कि अब उलट नहीं सकता है, ये अच्छा परिणाम उलटने की गुंजाइश नहीं रहती है और उलटने की एक ही संभावना दिखाई देती है यदि मुद्दे को छोड़ करके, यदि मैंने शुरू से कहा है कि अंदर में कार सेवा यदि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के अंदर नहीं हुआ होगा, जातीय कार सेवा एक दूसरे के खिलाफ नहीं हुआ होगा, तो कोई पलटने का कोई सवाल नहीं होता है। भीतरघात जिसे हम कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोबिलाइजेशन हुआ है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो, जनसुराज का गठबंधन, जनसुराज का हो, चाहे वो आरजेडी का हो, गठबंधन अद्भुत हुआ है। किसी ने नहीं सोचा था 78% तक महिलाएं निकल करके वोट कर रही हैं। अभी बताता हूं, ये मजेदार बने आंकड़े देख करके मैं हैरान था।
मैंने बिहार के चुनाव में ऐसा कभी नहीं देखा है। मैं वो believable लग रहा है आपको? 1977 से बिहार के नहीं, चुनाव को देख रहा हूं। आप मानने लायक लग रहा है वो नेता? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। लोगों की संख्या इतनी है कि मतलब 5 बजे लोग अंदर घुसे हैं तो कम से कम 150-250 लोग एक एक बूथ पर घुसे हुए हैं। तो ये आंकड़ा तो बहुत आश्चर्य करने वाला है। और क्या चीज हो सकता है? इंसेंटिव ही एक, जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तुरंत जो उनको बेनिफिट मिला है, मुझे लगता है इसका असर आपको दिखाई मैं देगा। सर वो बता भी दूं, वो डेटा आपने क्योंकि जिक्र कर दिया तो इस बार के इलेक्शन में जो सबसे खास है, कोई एक थीम ऐसा ओवरराइडिंग थीम जिसमें जात भी, लोकल फैक्टर भी, सबके ऊपर जो चल रही है वो है महिला वोट। इसके बारे में पूरे इलेक्शन में बात हो रही थी, लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ने वो डेटा जारी किया जिसका इंतजार था। कितने पुरुषों ने वोट डाला, कितनी महिलाओं ने वोट डाला। पुरुषों का मतदान का प्रतिशत है 62.8, मतलब 100 में से 63-62 पुरुष बाहर निकला और वोट किया। महिलाओं में यह संख्या हो जाती है 71.6, मतलब 100 में से 72 महिला निकल के वोट कर रही है। पुरुषों से 8.8% ज्यादा, सिंप्लीफिकेशन के लिए 9% मान लेते हैं, मतलब 9% महिलाएं ज्यादा निकली पुरुषों से। अब एग्जैक्ट नंबर्स की अगर बात करें, क्योंकि अभी एग्जैक्ट नंबर जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो 2,46,00,000 पुरुषों ने वोट डाला और महिलाओं की संख्या है 2,51,00,000। मतलब पुरुषों की तुलना में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स में 5 लाख वोट अतिरिक्त डाले हैं महिलाओं ने। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि महिला वोटर टर्नआउट ज्यादा रहता है। पिछली बार भी कोई कह रहा था 10% ज्यादा रहा, कुछ परसेंट ज्यादा रहा, इस बार भी 9-10% है। एब्सोल्यूट वोट महिलाओं का हमेशा एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुरुष वोट से नीचे रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है, पुरुष महिलाओं की संख्या ही कम है बिहार में। सौरभ, इसमें एक हिस्सा देखना पड़ेगा कि ये जो जहां पर 5 लाख वोट आ रहा है महिलाओं का, वो कौन सी सीटें हैं जहां पर पिछली बार 2,000, 2,500 और 5,000 के अंतर पे चुनाव जीता सर, वो तो जब क्या यदि संख्या वो ज्यादा रहेगी नतीजों के बाद ही पता चलेगा। नहीं, पिछली बार का ट्रैक रिकॉर्ड में, पिछली बार की मैं बात कर रहा हूं, यदि पिछली बार के आंकड़े में हमको आ जाता तो ये और बेहतर परिणाम बताता कि ये कहां जीत कैसे। अभी तो हमको एक औसत पे बात करनी पड़ेगी, एक जनरल ट्रेंड पे बात करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि महिला वोटरों का टर्नआउट ज्यादा होने के बाद भी आज तक कोई इलेक्शन नहीं है बिहार का जिसमें महिला वोट, एब्सोल्यूट महिला वोट ज्यादा पड़ गया हो। हमेशा वोटर जब गिनती होती है तो गिनती में लगता है कि साहब हाँ, टर्नआउट महिलाओं का ज्यादा था लेकिन नंबर ज्यादा पुरुष वोट पड़े। इस बार नंबर भी ज्यादा महिला वोट के पड़े। यह पहली बार है, ये ऐतिहासिक तथ्य, फैक्ट है। अब जो ये सर्वे हुआ है, उस सर्वे के मुताबिक तो 65% महिलाओं का वोट एनडीए को गया। ये भी रिकॉर्ड होगा अगर ऐसा हुआ। 65%, आधी आबादी का 65% वोट चला जाए तो चुनाव में बचता क्या है? और महागठबंधन के पास सिर्फ 27% महिलाओं का वोट गया है। अब ये जो 27% महिलाओं का वोट गया, अब इसमें जाहिर है कुछ जब मुस्लिम महिलाओं की बात करेंगे तो वो ज्यादा गया होगा महागठबंधन को, यादव महिलाओं का वोट ज्यादा गया होगा, लेकिन उस लिहाज उतना नहीं जितना जाता रहा होगा। मत जो लोग सर्वे में पहले करने वाले बता रहे थे कि मुस्लिम महिला भी इंक्लाइंड हो सकती है, यादव महिला तो हो ही सकती है एनडीए की तरफ, तो वो कोई अतिशयोक्ति अब नहीं लग रही नंबर्स को देखते हुए। अब आपको मैं बताता हूं कि इंडिया टीवी मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। जल्दी से ये भी देख लेते हैं ताकि और हम लोग बात कर लेंगे। पार्टी वाइज देख लेते हैं एक बार नतीजे, जल्दी से आगे दिखा दीजिए। जेडीयू बीजेपी 101 सीट पर लड़ी थी, चिराग पासवान 29 सीट पर, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीट पर लड़ा था। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी जेडीयू का स्ट्राइक रेट 60% से ज्यादा रहेगा। जेडीयू 67 से 65 जीत सकती है, बीजेपी जो है वो 67 से 73 जीत सकती है, 75 माफ कीजिएगा जेडीयू। चिराग पासवान 7 से 9। तो ये भी पहली बार, मतलब कुछ वर्षों में पहली बार है कि जेडीयू ज्यादा सीटें लेकर के आए। पिछले चुनाव में 43 और जेडीयू और 74 बीजेपी था। इस बार 2 सीट भी है, वो अगर सर्वे दिखा रहा है कि जेडीयू ज्यादा बीजेपी से लाएगा, तो ये भी इसके लिए हेडलाइन है। जीतन राम मांझी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, 4 से 5 सीटें, आरएलएम 1 से 2 सीटें। महागठबंधन की बात करेंगे तो जेडीयू 53 से 58, इनके लिए बहुत ज्यादा डाउनस्लाइड है। पिछली बार 75 सीट थी, बेस्ट केस में इस बार 58 आ रहा है। कांग्रेस सिर्फ 10 से 12 सीट है, पिछली बार 19 सीट था। स्ट्राइक रेट में क्योंकि इस बार 10 सीट लड़ी भी कम है तो हो सकता है स्ट्राइक रेट लगभग वही हो, लेकिन पिछली बार जो आरोप लगा कि इन्होंने ही तेजस्वी यादव की रास्ता रोका, इस बार भी हो सकता है वो हो। वीआईपी 1 से 4, सीपीआई एमएल को 5 से 8, इनका नंबर डाउन हो रहा है। सीपीआई सीपीएम को 4 से 6, ये हो सकता है वहीं रहे। प्रशांत किशोर का इतना हल्ला था लेकिन कोई इंपैक्ट दिख नहीं रहा है। जन स्वराज को 1 या 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, ओवैसी साहब को भी 2 से 3 सीट। अब एक बार ये महिला वाली बात कर लें विजय जी।
64% महिला वोट अगर गया है, महिला वोट टर्नआउट और नंबर एब्सोल्यूट नंबर ज्यादा पोल में, और उसका 64-65% अगर एक गठबंधन को चला जाए तो फिर तो बाकी सारे फैक्टर गायब हो गए मोटे तौर पर। और ये बात तो मतलब इसमें एक बात तो सही है कि लंबे समय से हम लोग मान रहे थे कि महिला वोट एनडीए के साथ ज़्यादा है, और ख़ासतौर से 10,000 वाली जो योजना हुई उससे भी, मैं तो उसको 10,000 से नहीं मानता, मैं 2006 से 2025 तक नीतीश कुमार की योजनाओं में महिलाओं का फोकस को टोटल करता हूँ, उसमें एड ऑन फैक्टर या ट्रिगर पॉइंट 10,000 रुपये होता है। तो बीजेपी एनडीए को महिलाओं का वोट ज़्यादा मिला, ये पहले भी हम लोग सोच रहे थे, चर्चा कर रहे थे। इतने अनुपात में, लेकिन ये मानते हैं 64-65% हो सकता है? नहीं, 50-55% तो हमेशा मिलता ही रहा ना, पिछली बार भी 50 के करीबन उनको मिला ही था, और ये 10,000 रुपये मिलने से वो ट्रिगर पॉइंट उनके लिए एक मिल गया। लेकिन जो आप कह रहे हैं एब्सोल्यूट नंबर में, वो बड़ी बात है, क्योंकि बिहार में 53% मेल्स वोटर है और 47% फीमेल वोटर है, तो वो उसको डिफरेंस को करने में ही एक गैप पड़ता है, और उसमें एब्सोल्यूट वोट 5 लाख मिल जाए तो 2,000 वोट एवरेज बढ़ गया पर सीट मतलब एवरेज के तौर पर देखें, बाकी तो वो उससे बहुत बड़ा फर्क वहां पर पड़ सकता है कि किस तरह से होगा। महागठबंधन को 27% मिल रहा है, इसमें मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूं कि मुस्लिम महिलाओं ने और यादव महिलाओं ने भी दिया होगा, वो दिया होगा तो भी जितना ही दिया होगा, भी थोड़ा धीरे बोलिए तो नहीं, उसको भी थोड़ा अलग लगना नहीं, चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम और यादव महिलाएं और एक जगह गोल बंद हुई, तभी तो 27% वोट आ हुआ रहा है। हाँ। वो उनको दी होंगी, महागठबंधन को और दी उसमें होंगी। सीमांचल का वोट परसेंटेज देखिए ना, 73-75% वोट अजीत है। द्विवेदी जब घूम के आए थे बिहार अभी पीछे पोलिंग की फर्स्ट फेज पोलिंग से पहले, तो उन्होंने कहा था 50 में 12-13 महिला मिलती ही है जो कहती है कि एनडीए सरकार ने पैसा दिया और हम वोट कर सकते हैं। मैं जब ये डाटा देखा तो मेरे दिमाग में वो घंटी बजी। ठीक है, तो अजीत द्विवेदी जी को मिली होंगी, मुझे तो ऐसा नहीं मिल रही, कोई नहीं मिल रही, आपको मिल रही होंगी तो बट यादव फील्ड में नहीं मान सकते हैं। मुस्लिम महिलाओं ने क्या देश भर में मुस्लिम महिलाओं की योजना का लाभ नहीं मिलता है? देश भर में तो मतलब ये एनालिसिस का मैं कभी उसका बेसिक तो कुछ होना चाहिए ना कि ये फाउंडेशन है इस पे। भाई देश भर में ये फेस सेविंग करना चाहते हैं कि बीजेपी को भी मुस्लिम महिलाओं का वोट मिलता है, तो ये मैं क्यों फेस बचाऊं उनका? मतलब कि जो भी लोग कर रहे हैं, मतलब हम लोग आपका और हमारा तो यही बात है। क्योंकि ये नंबर जितने स्टैगरिंग मतलब होगा, ये नहीं है कि 100% नहीं दिया होगा। 64% वोट मिल रहा है महिलाओं का। देखिए, अगर उसमें मैंने ये बात की कि मुमकिन है कि वो भी वोट आ रहा होगा। मुमकिन होगा, कोई ऐसा नहीं है कि 209 वाला आंकड़ा अगर आ गया तो मान लेंगे हम लोग भी भाई, नहीं तब मान लेंगे। तब क्या करेंगे? सौरभ जी, इसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि ये जो 27% का है कंसोलिडेशन, वो मुस्लिम महिलाओं और यादव महिलाओं का है, और जो 65% का कंसोलिडेशन है वो अन्य का आप कंसोलिडेशन ले सकते हैं। क्योंकि ये एक बात से तो सहमत हूं मैं विजय जी से, हर्षवर्धन जी ने जिसका इशारा किया, उनको योजनाओं का लाभ मिलते रहा है लेकिन वोट नहीं करती कभी। सर आपके फॉर्मूले में मुझे प्रॉब्लम ये लग रही है कि फिर ये मानना पड़ेगा कि महागठबंधन को मुस्लिम और यादव महिलाओं के अलावा और महिलाओं ने वोट ही नहीं किया, तभी तो 27% मात्र दिखेगा। तो इसलिए तो मैं कह वो रहा तो हूं, हाँ नहीं किया होगा। अच्छा चलिए, अच्छा मैं आपको रिएक्शन समीर जी दिखा देता हूं एक। जैसे तेजस्वी यादव एग्जिट पोल आए तो जाहिर है फिर एग्जिट पोल जिस पार्टी के फेवर में नहीं होते तो वो तो यही कहते हैं कि भाई सर्वे गलत होते हैं, पहले भी हो चुके हैं। फिर अब आज के लिए नया चलन चल गया है कि ये कह देते हैं कि ये माहौल बनाने के लिए होता है ताकि गड़बड़ी कर सकेंगे, और पहले ईवीएम का नाम लेते थे, आजकल ईवीएम का नाम नहीं लेते, तो अब कहते हैं कि अफसर लोग गड़बड़ी कर देते हैं, तो सब सावधान रहना। लेकिन राइडर के तौर पर तो कह ही सकते हैं हम लोग कि राइडर के तौर पर कहेंगे ये एग्जिट पोल है, क्योंकि बहुत सारा अनुभव भी हमारा ये रहा है। एग्जिट पोल गलत होते हैं तो कौन सी बात, बिल्कुल होते हैं। तो तेजस्वी यादव की बात सुन लीजिए एग्जिट पोल के बाद। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है सरकार के खिलाफ वोट किया है, और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। वोटिंग में लोग बड़े कतार में लोग खड़े थे, 6 बजे 7 बजे तक लोग खड़े थे, लोग खड़े रहे वोटिंग में, और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल
मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल जो इतने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। अरे ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया। आप ओपिनियन पोल के लिए कहो कि ओपिनियन पोल से वोटर प्रभावित हो सकता है, कर दो बंद, सरकार नियम बना दे, बंद कर दो, मैं मान सकता हूं। एग्जिट पोल से कैसे क्या माहौल बन जाएगा? वोट पड़ चुका है, अब आप एग्जिट पोल फर्जी एग्जिट पोल बना करके एजेंसी या चैनल अपनी भद पिटवाएगा। उनका क्रेडेंशियल डाउन होंगे ना। भाई कल कोई एग्जिट पोल गलत हो गया तो आप हमसे कहोगे कि भाई सौरभ तो ये दिखा रहा था, ऐसा हो रहा था। लोकसभा के एग्जिट पोल के बाद तो सारे डरे हुए हैं। हाँ, और ज्यादा डर की ऑब्वियसली करते हैं। कोई एजेंसी अपने ऊपर ही तौबत क्यों लेगी समीर जी? लेकिन फिर भी खैर वो और कुछ कभी कह नहीं सकते क्योंकि सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं कि सरकार ने हायर नहीं किया। आप सोचो नहीं, निश्चित रूप से अगर जिस तरीके से एग्जिट पोल का दिखा रहे हैं कि एक तरफा एनडीए की सरकार बन रही है, और मुझे लगता है अगर ये चुनाव परिणाम में परिवर्तित होता है तो भारत के इतिहास में तो ये ऐसा पहला चुनाव होगा कि 20 साल कोई मुख्यमंत्री रहा है, सत्ता में रहा है, और उसके बाद जब चुनाव में गया तो प्रचंड बहुमत के साथ वो वापस कर रहा है। ऐसा मुझे तो भारत के राजनीति इतिहास में नजर नहीं आ रहा कि कोई मुख्यमंत्री 20 साल रहा और 6 महीने पहले तक जिसे उसके सहयोगी दल एक बोझ मान के चल रहे थे। स्टेट भूल जाते हैं लेकिन एमपी, सर एमपी में भी, अब एमपी में 20 साल लगातार नहीं रहा है, तब भी 3 साल और एमपी में तक बीजेपी नहीं, की तो पूरी सरकार थी, गठबंधन की सरकार नहीं वैसे ही है, थी। यहाँ पर जैसे गठबंधन की सरकार थी। 2003 लेकिन यहाँ पर तो 2023 दूसरा कारण ये है, वहां भी 18 का ब्रेक था, यहाँ भी 18 का ब्रेक। और दूसरा कारण यह सर, शिवराज सिंह चौहान सबसे लोकप्रिय नेता रहे। बिहार के अंदर भी नीतीश सबसे लोकप्रिय, लेकिन 6 महीने पहले नीतीश को हटाने के लिए कि स्वास्थ्य की समस्या है, नीतीश को लेकर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे और लग रहा था कि क्या नीतीश बोझ होने वाले हैं। हाँ। उसके बाद नीतीश कुमार ने जो 360 डिग्री अपने आप को चेंज किया है, रैलियां की, 84 ज्यादा रैलियां की, और आज ये कहा जा रहा है कि बीजेपी से बड़ी पार्टी बनकर निकलने की स्थिति में आ रहे हैं। अगर एग्जिट पोल को देखें कि बीजेपी तो सीट है जहां वहां के वहां रहेंगी, लेकिन नीतीश कुमार 43 से लेकर 63 सीटों तक जा सकते हैं अगर 20 सीटों व्यक्ति बढ़ा रहा है। तो मुझे लग रहा है सिर्फ ये महिलाओं का वोट मान लेना। आज प्रभात खबर ने बहुत अच्छी खबर की पटना से, उन्होंने कहा कि भाई पहले फेज का जो वोटिंग हुआ था 121 सीटों पे, उसमें से 56 सीटें ऐसी है जहां पर महिला वोटर्स ने ज्यादा वोटिंग की है, 56 विधानसभा सीटों में, बाकी पे पुरुषों की ज्यादा वोटिंग रही है। और उस खबर में उन्होंने यह भी लिखा है कि भाई यादव और जो मुस्लिम वोटर्स है वो तो सब आरजेडी के साथ जुड़े हुए, युवा वोटर जो है इसमें से एक बड़ा वर्ग प्रशांत किशोर के पास जाता हुआ दिख रहा है। नीतीश कुमार का वोट बैंक जो स्थिर था वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है अगर इतनी सीटें अगर आ रही है तो सिर्फ महिलाओं के वोट बढ़ने से नहीं आएगी। मैं तो सीट छोड़िए, वोट बता देता हूं। अगर 48% वोट बताया हमारे मेट्राइज के सर्वे में एनडीए के लिए, तो 48% में केवल महिला वोटर के दम पर तो 37 से 48 नहीं होगा, मुश्किल है। सबका ही मिला होगा सर, इसका मतलब पुरुषों का भी वोट इस बार निश्चित रूप से हिस्सा है ना, निश्चित रूप से पुरुषों का भी मिला होगा, युवाओं का मिला होगा, जाति का वोट मिला होगा। मुझे लग रहा है सारे वोट नीतीश को एक तरफा, बीजेपी और नीतीश गठबंधन को एक तरफा मिले। अक्रॉस द कास्ट का देखो, एक जाति का देखो, युवा महिला सब ने वोट किया होगा, तब इतना सबसे मजेदार रिएक्शन या इंटरेस्टिंग कहूंगा, मजेदार छोड़िए, राशिद अली जी का। कांग्रेस के नेता हैं, बहुत एक्टिव नहीं हैं, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि भाई मैं तो मान रहा हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी। ये एनडीए की सरकार बनेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में हम देख चुके हैं, माहौल किसी के भी पक्ष में हो, सरकार मोदी जी की बनती है। एग्जिट पोल कभी सही नहीं होते। हरियाणा में देखा है, महाराष्ट्र में देखा है। मैं मानता हूं सरकार एनडीए की बनेगी, और इसलिए बनेगी कि उन्होंने अपने सारे इंतजाम करके रखे हैं। मुझे बताया गया है हरियाणा से लोग पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, यूपी से पहुंचे हैं वोट डालने के लिए, और इसके अलावा वहां के अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की मदद की है। भाई खुल के नहीं कह रहे हैं जो राहुल गांधी कहते हैं कि चोरी की है। इंतजाम शब्द इन्होंने उठाया है वो नायब सिंह सैनी वाली उनके बयान से, हरियाणा इलेक्शन वाले से। तो वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बन जाएगी, हम भी मान लेते हैं, लेकिन चोरी से बना रहे हैं। नहीं, एक तो सबसे पहले है कि भाई ठीक है, महिलाएं हर जगह बहुत आगे हैं, लेकिन पुरुषों को एकदम गिनना ही बंद कर दीजिए, ये थोड़ा अनुचित है। ठीक है, महिलाएं वोट दे रही हैं, और चूंकि महिलाएं इस तरह से लाउड नहीं होती थी, उनका जो आवाज आती थी वोट की इतनी तेज नहीं सुनाई देती थी। 2017 जब से उज्ज्वला वाला पता चला तो सब महिला करने लगे, तो इसलिए हो रहा, वरना वोट तो पहले भी देती थी।
दूसरा क्या है कि चूंकि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी इस देश की राजनीति में ऐसे नेता हैं कि इंदिरा गांधी को कभी महिला समर्थक नेता के तौर पर नहीं देखा गया, कभी नहीं देखा गया, जबकि वो बहुत ताकतवर शक्तिशाली नेता थी। जयललिता को कभी महिला समर्थक नेता के तौर पर नहीं देखा गया। मायावती को कभी महिला मतलब इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं कि ये लोग विरोधी थी, लेकिन जो छवि बनती वो नहीं बन पाई। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की छवि ही यही है कि भैया हर योजना इनकी कहां से शुरू होती है तो महिला देख के करते हैं, और वो याद भी है, चाहे 2005। हाँ, शिवराज सिंह चौहान भी उस मामले में बाद में उस कतार में शामिल हुए। अब बिहार के चुनाव में चूंकि हम लोग कई चीजें गिनते हैं, तो पहले साइकिल से गिनना शुरू करें, उसमें शराबबंदी शामिल कर लें, उसमें जीविका दीदी शामिल कर लें, और मैं वो आंकड़ा देख रहा था जो वोट परसेंटेज वाला है, तो वोट परसेंटेज में भी नीचे एक है फेज वाइज डिटेल्स में नीचे, तो जीविका दीदी वॉलंटियर्स 1,80,000। तो 1,80,000 जीविका दीदियां वो वोट कराने में भी रही, तो यानी वहां भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब आप इतनी बात करते तो किसी को लगता है कि अरे भाई हमारा एम्पावरमेंट अब हो गया, यानी हम ड्राइविंग सीट पर हैं। तो जब आप ड्राइविंग सीट पर होते हैं तो फिर थोड़ा गाड़ी तो आप अपने लिहाज से थोड़ा एडवेंचर, थोड़ा तेज रफ्तार बढ़ाते ही। मुझे लगता है बिहार उस तरफ गया है, और चूंकि जब राशिद अल्वी जी जैसे लोग बोलते हैं या कोई भी जब बोलता है तो उसमें उनका भी ठीक है भाई, वो तो राजनीति कर रहे हैं तो क्या करें, पहले ही दिन हार मान लें, सरेंडर कर ठीक बात है, अब उनका तो तरीका है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव लॉक हो चुका है, जो हम लोग पहले से भी चर्चा करते रहे। हाँ, एक जरूर है जो बार बार हम भी कह रहे हैं, जो अभी प्रोफेसर साहब ने आशंका जताई कि क्या अंदर लत्ती मारने का खेल तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर वो जब देखते हैं तो लगता है कि उधर तो लत्ती क्या, उधर तो अंदर क्या, उधर तो राह चलते खुलेआम मारे राहुल और तेजस्वी एक दूसरे को। तो मुझे नहीं लगता कोई परिणाम पलटने वाला। एक बयान आपको और सुना देता हूं मैं, गिरिराज सिंह जी का है। कांग्रेस ने क्या कहा आपने सुन लिया, तेजस्वी क्या बोले वो सुन लिया। गिरिराज सिंह ने कहा 2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा क्योंकि महिलाओं ने इस बार बंपर वोट दिया है, और शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, विपक्ष मनपुआ पका रहा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को तो शर्म से मर जाना चाहिए, 30 चुनाव हार चुके हैं। 2010 से मैं डे 1 से कह रहा हूं अधिक स्ट्राइक रेट रहेगा, क्योंकि महिलाओं में जिस ढंग का एक उत्साह था सरकार के प्रति, तो ये आने वाले दिन में, और अपोजिशन जहां तक है मनपुआ पका रहा है, अपने मन से पकाना भी चाहिए। राहुल और गांधी को तो डूब करके मर जाना चाहिए। 30 चुनाव हार चुके, अभी भी थेथरोलॉजी का हद है। फिर चुनाव जीत जाएंगे तो राहुल गांधी, हार गए तो चुनाव आयोग, ईवीएम, फिर ये रोएंगे। फिर मैं कह रहा हूं, राहुल गांधी, तेजस्वी, ये सब मुखालपत में है लालू यादव। देखें तो ये उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को तो डूब मरना चाहिए, इतने चुनाव हार चुके। वैसे आज ये भी मेरे कहीं कंफर्मेशन तो नहीं देखा, लेकिन 2-3 पत्रकारों का देख रहा था पोस्ट, राहुल गांधी शायद मस्कट चले गए हैं और माफ कीजिएगा प्रियंका गांधी शायद न्यूयॉर्क चली गई। कल से तो इलेक्शन खत्म हो गया, अब इसमें क्या है, जब इलेक्शन के दौरान 14 वो का जा भी इंतजार सकते नहीं करना हैं। उन्हें। नहीं, 14 में वो क्या करेंगे, इसमें गड़बड़ करनी है तो बीजेपी वालों को करनी है, उनको तो कुछ करना कल से नहीं है। पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर खुल के भाई पूछ रहे हैं कि भाई राहुल नहीं, गांधी, लेकिन वो तो जब चुनाव के दौरान भी चले गए थे, अब तो चुनाव खत्म ही हो गया है। लॉजिक तो आपकी ठीक होता है सर। नहीं, चुनाव खत्म हो गया, अब उसके बाद आप क्या चाहते हैं कि अगर बात सच है तो गजब है, गजब बात है, बिल्कुल गजब बात। लेकिन एक अच्छा नतीजा गजब नहीं, अरे आप हारोगे भी, आप हारोगे भी अगर अपने साथी का हाथ पकड़ने के लिए तो खड़ा होना चाहिए। गजब नहीं है, ये कांग्रेस के नेतृत्व पर एक गंदी टिप्पणी है। मैं फिर इसे दोहरा रहा हूं, ये भद्दी टिप्पणी है कि जब आपका काडर जो है वहां पर लड़ रहा है, वोट के लिए लड़ रहा है, उसका नेता अयासी करने के लिए चला जा रहा है। वर्कर तो है, किसका काडर? कांग्रेस का वर्कर तो है, कोई भी वर्कर लड़ कहां रहा है? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का वर्कर लेकिन जो अच्छा है लगा वो कि आप जमीन पर गिरिराज काम जी नहीं थोड़ा कर सा रहा खुश हैं है। आज। अरे 19 सीट ही जीत करके लाता है, कौन लाता है? क्या राहुल गांधी के कारण प्रोफेसर आता साहब, है? गिरिराज जी थोड़ा सा खुश हैं आप? समीर जी, लेकिन विजय जी ने सौरभ जी के लिए कहा था, आप तो सर प्रोफेसर साहब हैं तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मासूम लग रहे हैं सर आप आज मासूम मतलब ये आपको देखिए, बात हैरानी की नहीं है, मतलब मैं तो फिर भी हो जाता हूं सर, अभी भी हैरान, क्योंकि मुझे आप लगता हैं है कि भाई मासूम वो अब भी।
तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप उनको ये मालूम है एहसास हो नहीं, कि वो किस पद पर हैं। सौरभ आप एक टिप्पणी जरूर कुछ तो कर गंभीरता दूं। सौरभ दिखी। एक बल्कि टिप्पणी मैं मैं कर इसको दूं। दूसरे एक बात ले तरीके लूं। मैं इसको दूसरे हाँ, तरीके से मुझे देखता हूं सर कि मुझे हारने लगता के है बाद सर- तो ज्यादा जरूरी है, ज्यादा जरूरी ज्यादा है। जरूरी निश्चित रूप से कल वोटिंग होने के बाद राहुल गांधी के तो आज बिहार के नेताओं के साथ बैठक करना थी कि वोटिंग कैसी हुई, हमारी कितने सीटें आने वाली, हमारा गठबंधन कैसा रहा, क्या है क्या नहीं, इसकी आपको समीक्षा तो करोगे ना आप बैठ के। अमित शाह यहाँ बैठ के समीक्षा कर रहे हैं, आज रात को प्रधानमंत्री उनके पास ने कहाँ बैठक है बुलाई अमित है शाह के पास? बीजेपी के नेताओं के साथ वो अपने घर पर बैठक कर रहे हैं भूटान से लौटने के बाद, तो पीएम बैठक कर रहे हैं, अमित शाह बैठक कर रहे हैं, नड्डा जी फीडबैक ले रहे हैं, और आप उसके नहीं हो, आप बाद- देश और के आप बाहर। विदेश के अंदर जा रहे नहीं भाई, हो, तो तो ये अमित बता दें शाह- आपके चुनाव सर, को बहुत लेकर छोटे में बोल कितने दीजिए, गंभीर आप मैं थे? सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े हेलीकॉप्टर से जाते थे और उसको सोशल मीडिया पे डालते थे तो कार्यकर्ताओं में गलत रिएक्शन पैदा होता था।